Hello everyone, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर का प्रिंसिपल जो है वो क्लियर कर लेते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, देन एक्शन ऑफ कंपनसेटरी प्लेट्स, देन फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस। These are the point of discussion in this lecture. So very first we are talking about the principle of Michelson interferometer. So when a parallel beam of light coming from a monochromatic source incident on a half silvered glass plate, which one is this? One is the half silvered glass plate. Then it is divided into two parts. So one is reflection, one is the transmission. This is the transmitted and this is the reflected. So both beams are coherent. In this experiment, coherent waves are produced by the division of amplitude. Okay, so these beams produce by the division of amplitude and proceed in the perpendicular directions and are incident normally on two mirrors, M1 and M2. So after reflection from these mirrors, they interact each other and produce interference fringes. So just like Newton's ring, you will get the circular fringes in the Michelson interferometer also. So this was the principle of the Michelson interferometer. Now let us talk about the construction part. तो कंस्ट्रक्शन पार्ट के अंदर अगर आप देखें, डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस रख दिया है जहाँ से वेव्स जनरेट हो रही हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू दिस कॉन्वेक्स लेंस, रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस? आपको पता है कि अगर आप किसी सोर्स को लेंस के फोकस पॉइंट पर रख देंगे तो लेंस से पास होने के बाद रेज क्या हो जाएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। So the purpose of this lens is to make the rays parallel to each other. Now we have two glass plates P1 and glass plate P2. This glass plate P2 is basically known as compensatory plate. Okay, and the rear side of this glass plate P1 is partially silvered or you can say half silvered. तो ये दो प्लेट आपने 45 डिग्री एंगल के ऊपर इंक्लाइन कर दी है और इन दोनों प्लेट के आगे आपने दो मिरर माउंट कर दिए हैं, M1 एंड M2 मिरर। अब इन M1 और M2 मिरर के पीछे ये स्क्रूज लगे हुए हैं। स्क्रूज का क्या फंक्शन रहेगा? बाय चेंजिंग द स्क्रूज यू कैन चेंज द प्लेन ऑफ द मिरर। सो बाय दीज स्क्रूज यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द मिरर M1 एंड M2। Then when you got the rays reflected from these mirrors M1 and M2, these rays will travel in this direction from O to telescope and they will interfere with each other and will produce the interference fringes. So this was the construction part. Construction part बिल्कुल सिंपल था। दो ग्लास प्लेट आपको लेनी है, 45 डिग्री पे इंक्लाइन करना है उनको, दो मिरर लगाने हैं और एक टेलीस्कोप यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये तो कंस्ट्रक्शन पार्ट हुआ। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग। ये वर्क कैसे करेगा? तो वर्किंग का बहुत सिंपल है कंसेप्ट कि वी आर डिस्कसिंग ओनली द रिफ्लेक्शंस दैट वाज कॉज्ड फ्रॉम दिस रियर सरफेस ग्लास प्लेट P1, क्योंकि आपको पता है कि रिफ्लेक्शन तो हर एक लेयर पे होगा। अगर ये एस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है तो अगर इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन तो यहीं पे भी होगा। But we are not considering that type of reflection. We are considering at the point O. तो working part में अगर आप देखें, so we are considering a ray coming from this monochromatic source and at O it divided into two parts. One is the transmitted ray. ये जो transmitted ray है वो कहाँ जाएगी? M2 मिरर के ऊपर, और ये जो reflected ray है वो कहाँ जाएगी? मिरर M1 के ऊपर। अब M2 मिरर से रिफ्लेक्ट होके और M1 मिरर से रिफ्लेक्ट होके दोनों जो वेव्स है वो इस O पॉइंट पे आके मिलती हैं और फिर एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। यहाँ इस रीजन के अंदर
वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, सुपर इम्पोज हो जाती है, एंड यू विल गेट द फ्रिंजेस। तो ये इसका पार्ट हुआ वर्किंग पार्ट। अब बात यहाँ आती है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कंपनसेटरी प्लेट एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट कंपनसेटरी प्लेट। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे कि इस O पॉइंट से लेके मिरर M2 और मिरर M1 की डिस्टेंस को इक्वल रखा जाता है, तो पाथ कैसा होगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया है कि जो इसको हम मान लेते हैं, सपोज दिस इज रे 1 एंड दिस इज रे 2। तो जो रे 1 है आपकी, वो इस ग्लास प्लेट को 2 टाइम ट्रेवल करेगी, एक बार जब मिरर की तरफ जाएगी तब, और एक बार जब लौट के आएगी तब। लेकिन अगर आपने ग्लास प्लेट P2 को अगर यहाँ पे नहीं लगाया होता, तो रे जो 2 है वो एयर मीडियम में ट्रेवल करती। तो कहने का मतलब इन दोनों का ऑप्टिकल पाथ इक्वल नहीं हो पाता। तो इस पाथ को कंपनसेट करने के लिए हमने सेम थिकनेस की एक ग्लास प्लेट सेम एंगल पे यहाँ पे माउंट कर दी, ताकि क्या होगा, रे 1 और रे 2 का पाथ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके, सो दिस वाज द रोल ऑफ द कंपनसेटरी प्लेट। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ द फ्रिंजेस, कि फ्रिंजेस किस टाइप की बनने वाली है। सो द शेप ऑफ द फ्रिंजेस बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन मिरर M1 एंड मिरर M2। अभी दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है, ये देखिए आप, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं इधर की ओर और इसको एक्सटेंड कर दूं, सो दे आर एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कितने डिग्री पे आ गए वो दोनों, एक दूसरे के 90 डिग्री पे आ गए हैं। सो द शेप ऑफ फ्रिंजेस विल डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर M1 एंड मिरर M2। ओके, ये तो हुआ कि किस पे डिपेंड करेगी। अब बात ये आता है कि फ्रिंजेस बनेगी कैसे। तो इसी डायग्राम जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसका हम एक रे डायग्राम बना लेते हैं, इससे आपको और ज़्यादा बेटर ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास रे डायग्राम आ गया है, ये देखिए। अब मैंने पूरा सेटअप नहीं बनाया, केवल सिंपल एक रे डायग्राम बना लिया। अब थोड़ा सा एजम्पशन यहाँ पे आपको करना है कि आपने 2 मिरर्स यहाँ पे लगाए थे, एक मिरर M1 है, दूसरा मिरर M2 है। सपोज आप यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो हम क्या मान लेते हैं कि जो मिरर M2 है उसकी इमेज M2 डेज यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया है। एक्चुअल में मिरर तो M2 है, पर M2 की इमेज हमने यहाँ पे एज्यूम कर ली है, और वो कितनी ले ली आपने, M2 डेज। ओके, दिस इज द इमेज ऑफ द मिरर M2। अब आप क्या कह रहे हैं कि रे 1 इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द मिरर M1। आपने जैसे कि ऊपर वाले डायग्राम में भी चेक किया था कि जो रे 1 है वो कहाँ जा रही है, मिरर M1 पे जा रही है, और रे 2 कहाँ जा रही है, मिरर M2 पे जा रही है। तो अगर लॉजिकली अपन देखें और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूं, सो सपोज दिस इज माय रे 1, ये यहाँ पे 1 नंबर लगा दिया मैंने। दिस रे 1 इज गोइंग टू द मिरर M1 एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ गई। ओके, अब सपोज यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों मिरर के बीच का ये जो गैप है दैट इज सपोज D। कितना मान लिया मैंने इसको, D मान लिया सपोज। ओके, तो जो रे 2 है आपकी वो कहां तक जाएगी, मिरर 2 पे, तो ये यहां तक गई, यहां से लौट के आ गई। दिस वाज द रे 2। तो आप जरा सोचें कि जो रे 1 और जो रे 2 है इनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितना आ गया। ऑब्वियसली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो रे 1 पहले D डिस्टेंस एक्स्ट्रा ऊपर तक गई है और वापस वहां से लौट के भी आई है, लेकिन रे 2 आपके केवल यहां तक ही गई है। इसका मतलब कि जो रे 1 है उसको 2D डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ा है, या यूं कहें कि पाथ डिफरेंस कितने का आ गया, 2D का आ गया। हाउ मच, दैट इज द 2D। वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज को कि जो रे 1 है इट्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर M1 and ray 2 is reflected from the image of the mirror M2 days, and the separation between these two mirrors is the D. So the distance or path difference between ray 1 and 2 will be the 2D. Okay? अगर ये 2D पाथ डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है
तो हम इसको एक और डायग्राम के साथ में आप इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। वही डायग्राम को थोड़ा मैंने और अलग तरीके से बना दिया है। ये डायग्राम आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। बुक में डायग्राम जो होगा वो अलग टाइप का होगा। तो आप देखिए, चलिए हम मान लेते हैं कि जो आपने ये सोर्स लिया था यहाँ पे, एस सोर्स जो लिया था, उस सोर्स को मैंने एक्सटेंडेड सोर्स मान लिया, क्योंकि सोर्स पॉइंट सोर्स तो है नहीं, तो उसको मैंने कैसा मान लिया, एक्सटेंडेड सोर्स मान लिया। और ये उस सोर्स का सेंट्रल पॉइंट ओ मान लिया। तो अभी तो आपने क्या है कि रेज को परपेंडिकुलर देखा है यहाँ पे, पर रेज तो क्या होता है, एंगल पे आ सकती है। तो सपोज आप इस पी पॉइंट से, आपका जो सोर्स आपने एज्यूम किया है, इस पी पॉइंट से रे जनरेट हुई, ये यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट हुई। जैसे कि यहां से आपके पी पॉइंट से रेज स्टार्ट हुई, यहां से आके कहां गई, M2 पे गई और M1 पे गई। वैसे हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा एक्सटेंडेड सोर्स है, यहां पी पॉइंट से आई। अब आपने ये दो मिरर्स मान लिए, मान लो ये तो मिरर मेरा हो गया M1 और ये हो गया मेरा मिरर M2। तो दोनों मिरर के बीच का गैप कितना है, M1 और M2 के बीच का गैप मैंने कितना रखा है, D रखा है। तो जब ये रे P पॉइंट से आकर के मिरर M1 और मिरर M2 पे गिरेगी, तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हियर। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज होंगी। ये मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ये मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। ओके, दोनों मिरर के बीच का गैप कितना है, D है। ये हमें क्लियर हो गया। अब अगर इन्हीं रेज को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, इन्हीं रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, तो हमको पता है कि दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, जो रेज के बीच का पाथ डिफरेंस है, वो कितने का है, 2D का है। तो हम क्या कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि वी हैव टू सोर्सेज, हमारे पास दो सोर्स है, एक S1 है और एक S2 है। अगर उन दोनों के बीच का गैप मैं कितना मान लेता हूं, 2D, तो इसका मतलब ये वाली जो रेज है वो इस पॉइंट से आ रही है और जो सेकंड वाली रेज है वो इस पॉइंट से आ रही है। तो इन दोनों के बीच का ये जो गैप है वो कितना हो जाएगा, 2D का, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि बोथ रेज हैव पाथ डिफरेंस 2D इफ दे आर कमिंग नॉर्मली। लेकिन अगर वो यहाँ पे एंगल पे आ रही है, तो एंगल सपोज हमने कितना अज्यूम कर लिया, यहाँ पे थीटा कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, देखो इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर इधर डाल दिया। ये परपेंडिकुलर डालने से क्या होगा कि ये इस लाइन के आगे बोथ रेज विल पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल रेज में तो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता नहीं है। तो पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ कि पहले वाली रेज, एक रे तो रे 2 तो यहां से स्टार्ट हो रही है और रे 1 यहां से स्टार्ट हो रही है। सो दिस डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, अगर ये बीच का एंगल थीटा है तो दिस इज द 2D, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2D cos थीटा। दैट मीन्स दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस यहां पे कैलकुलेट होके आया हमारे पास कितना, 2D cos थीटा। तो चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2D cos थीटा। लेकिन यहां पर जैसा कि हमने न्यूटन्स रिंग में एज्यूम किया था कि अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो एक्स्ट्रा पाथ मिलता है कितने का, λ/2 का। तो यहां पर हम एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2 ऐड कर देते हैं। अब ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कौन सा वाला, कहां से मिलेगा आपको, तो अब एक बार हम डायग्राम पे चलेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। देखिए यहां पे रे 1 मिरर M1 से रिफ्लेक्ट हुई जो कि डेंसर मीडियम था, रे 2 मिरर M2 से रिफ्लेक्ट हुई जो कि डेंसर मीडियम था। दोनों को एक्स्ट्रा पाथ λ/2 मिला, लेकिन वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यहां पर अगर अपन चेक करें कि जो रे 2 यहां से आई है, वो यहां से आने के बाद इस ग्लास प्लेट P1 से रिफ्लेक्ट होकर नीचे गई है, जबकि रे 1 ऊपर से ट्रांसमिट होकर नीचे आई है। तो इसलिए इस रे 2 को ये यहां जो डेंसर मीडियम मिला है और इससे जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। तो हमारा जो फाइनल जो पाथ डिफरेंस निकल के आ गया वो कितना आ गया, 2D cos थीटा प्लस λ/2। अब जरा सा आप ध्यान दें कि अगर यही पॉइंट आपका P जो सोर्स पे आपने माना है वो ऊपर की बजाय नीचे मान लेते हैं, अगर अपन तो नीचे मानेंगे तो वापस वैसे ही वो लाइन यहां से ड्रॉ की जाएगी।
तो अगर ये थीटा एंगल पे आ रही है ऑब्वियसली, तो ऊपर की तरफ मैं जो लाइन खींचूंगा तो वो भी इसी तरह से रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस सोर्स के ऊपर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, पूरा का पूरा सर्कल, तो इस सर्कल की लाइन अगर मैं मैच करवा दूं तो एक तरह से ये कौन बन गया। कैसा कौन बना है, देखो इस टाइप का, दिस इज द कौन, ठीक है, जिसकी ये सेंट्रल एक्सिस हो गई और ये एंगल कितना हो गया उसका, थीटा हो गया। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ गया है कि इस पूरे सर्कल के लिए अगर आप कोई भी पॉइंट सोर्स पे कंसीडर करेंगे तो यहां से आने वाली रेज के लिए पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, 2d cos थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। इसका मतलब इस पूरे सर्कल के लिए अगर पाथ डिफरेंस 2d cos थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 है, तो अगर ये पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये पूरा सर्कल कैसा बन जाएगा, ब्राइट। और अगर इस पूरे सर्कल के लिए डार्क की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फ्रिंज कैसी मिल जाएगी आपको, डार्क। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि इस पूरे सर्कल के लिए आपको क्या मिल रहा है, पाथ डिफरेंस कितना मिल रहा है, 2d cos थीटा प्लस लैम्डा बाय 2। अब अगर ये पाथ डिफरेंस, इंटरफेरेंस का कंसेप्ट आपको क्लियर है, चाहे तो हम इसको कंडीशन के फॉर्मेट में आगे डिराइव कर लेते हैं। सो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस, अगर मैं उसको डेल्टा से दे देता हूं, सो डेल्टा इक्वल्स टू 2d cos थीटा प्लस लैम्डा बाय 2। तो अगर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हमको पता है क्या होती है, यहां लिख देते, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन लैम्डा, और यहां पे डेल्टा है कितना हमारे पास, 2d cos थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो यहां से कंडीशन क्या बन गई हमारे पास, 2d cos थीटा इक्वल्स टू एन माइनस हाफ लैम्डा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन निकाल लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होता है तो कंडीशन क्या रहती है, डेल्टा इक्वल्स टू एन प्लस हाफ लैम्डा। कहने का मतलब कंस्ट्रक्टिव तब होता है जब दो वेव्स के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो वेवलेंथ लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और जब लैम्डा का जो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल अगर आप लेते हैं तो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। तो यहां से कंडीशन क्या बन जाएगी, 2d cos थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एन प्लस हाफ लैम्डा। अब ये हाफ लैम्डा से हाफ तो कट गया, तो कंडीशन क्या रहेगी मेरे पास, 2d cos थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द ब्राइट डार्क रिंग। अब रिंग क्यों बोल रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वापस मैं बता दे रहा हूं कि पूरे सर्कल के लिए थीटा कांस्टेंट है, पूरे सर्कल के लिए थीटा कांस्टेंट है, डी आपने पहले से कांस्टेंट किया हुआ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो केवल थीटा है। तो किसी सर्कल जो आपने अभी ड्रॉ किया कॉन वाला, उस पूरे सर्कल के लिए थीटा की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब पूरे सर्कल के लिए कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगी और यू विल गेट द डार्क रिंग। एंड अगर 2d cos थीटा n माइनस हाफ लैम्डा के इक्वल है तो यू विल गेट द ब्राइट रिंग, है ना। तो पैटर्न जो आपका जनरेट होगा माइकलसन के अंदर वो कैसा होगा, कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाएंगी इस टाइप से, यू विल गेट कंसेंट्रिक रिंग्स जिनका सबका सेंटर क्या होगा, सेम होगा। अब कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर हम सपोज डार्क रिंग की कंडीशन को लिखें यहां पे, तो ये हो गई 2d cos थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब यहां पे ये फिक्स नहीं है कि सेंट्रल रिंग डार्क बनेगी या ब्राइट बनेगी, इट मे बी डार्क और इट मे बी ब्राइट। क्लियर। अब जरा थोड़ा सा हम इस पर डिस्कशन और करते हैं कि अगर सेंट्रल फ्रिंज की बात करें तो हम यहां लिख सकते हैं
फॉर सेंट्रल फ्रिंज। अगर आप सेंट्रल फ्रिंज की बात करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, और थीटा के वैल्यू 0 रखते ही कंडीशन क्या बन जाएगी 2d इक्वल्स टू n लैम्डा। सो दिस विल बी द कंडीशन फॉर द सेंट्रल फ्रिंज, है ना। अब आप देखिए थोड़ा सा डिस्कशन करें यहाँ पे, तो 2d cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है n लैम्डा आ रहा है। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा और क्लियर करके बता रहा हूँ कि अगर इस कंडीशन के हिसाब से अपन थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका इस इक्वेशन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें d क्या है, d इज द सेपरेशन बिटवीन द मिरर्स, दैट इज कांस्टेंट, वो हम चेंज नहीं कर रहे। सो व्हाट इज द वेरिएबल क्वांटिटी, थीटा इज द वेरिएबल क्वांटिटी। तो अगर आप कोसाइन के अंदर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 180 डिग्री तक इंक्रीज करते हैं, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ओके, एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ द cos 180 डिग्री, इट इज द -1। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां मिली आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, व्हेन द थीटा इज द 0 डिग्री। ओके, और जब थीटा की वैल्यू आप 0 से इंक्रीज करते करते 180 डिग्री तक पहुंचते हैं, ये वैल्यू कितनी बन जाती है -1। तो व्हाट इसका मीनिंग क्या निकला, मतलब इसका मीनिंग ये निकला कि यू गॉट द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द रिंग एट द सेंटर ओनली। क्यों, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम 0 डिग्री पे हो रही है तो राइट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए n की वैल्यू भी हाईएस्ट होगी, है ना। तो जो नेक्स्ट फ्रिंज आएगी उसको कैसे लिखा जाएगा, ये अगर सेंट्रल फ्रिंज है आपकी n लैम्डा या सेंट्रल फ्रिंज का ऑर्डर n है, तो नेक्स्ट फ्रिंज का ऑर्डर फिर क्या बनेगा, इस टाइप से चलेगा n n-1 n-2 लाइक दिस। सो यू विल गेट द हाईएस्ट ऑर्डर फ्रिंज एट द center only. So this was the Michelson interferometer experiment in which you are getting the circular fringes when mirror M1 and mirror M2 are perpendicular to each other. So this was the condition for the bright rings and this is the condition for the dark ring. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ द सोर्स यूजिंग दिस माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।